साल 2015 में अमेरिका के मैक्सिको सिटी शहर में खुदाई में एक ऐसी चीज मिली जिसने 500 साल पुराने एक खौफनाक सच को जमीन से बाहर निकाल दिया। एक पुरानी बिल्डिंग की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी मीनार दबी हुई थी। यह मीनार ईंट या पत्थरों की नहीं बल्कि 600 से ज्यादा इंसानी खोपड़ियों से चुनी हुई एक इमारत थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि इनमें सिर्फ दुश्मन सैनिकों की ही खोपड़ियां नहीं थी बल्कि औरतों और छोटे छोटे बच्चों की भी खोपड़ियां थी जिनकी हड्डियों पर बलि से जुड़े कट के निशान मौजूद थे। इस मीनार को हुएजोमपांतली कहा जाता था। यह मीनार थी एज़्टेक एम्पायर की, वो एम्पायर जिसने 16वीं सदी में एक झील के बीचों बीच टेनोटिटलान जैसा एक जादुई शहर बसा दिया। पानी पर तैरते खेत, मीलों लंबे एक्वाडक्ट्स यानी नहरें और एक ऐसी एडवांस सोसाइटी जो तारों की चाल को समझती थी, जो फिलॉसफी और कविता की दीवानी थी। क्या सच में एज़्टेक लोग जो इतने एडवांस थे वो सिर्फ खून के प्यासे राक्षस थे जैसा कि स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने अपनी किताबों में लिखा, या फिर इन धड़कते हुए दिलों को सीने से बाहर निकालने के पीछे कोई ऐसा गहरा मास्टर प्लान था जिसने मुट्ठी भर बंजारों को पूरे मेसो अमेरिका का शासक बना दिया। आज मैं आपको एज़्टेक एम्पायर के उस रहस्यमयी सच से रूबरू कराऊंगा जहां इंसानों का खून बहना कोई मर्डर नहीं बल्कि इस दुनिया को जिंदा रखने की सबसे बड़ी और इकलौती शर्त थी। लेकिन क्यों? सैकड़ों साल पहले आज के मेक्सिको में एक छोटी सी घुमंतू जनजाति रहती थी। इनको मेक्सिका कहा जाता था। कहा जाता है कि एक दिन इस जनजाति के लीडर को एक संकेत मिला, जहां कहीं भी एक गरुड़ कैक्टस पर बैठा हुआ दिखे वहीं उन्हें अपना शहर बसाना है। कई सालों तक भटकने के बाद साल 1325 में उन्हें बिल्कुल यही चीज एक झील के छोटे से टापू पर दिखाई दी। यहीं उन्होंने फिर अपना शानदार शहर टेनोटिटलान बसाया, जो पानी के बीच बना एक अनोखा शहर था। 1428 में इनके राजा इट्ज़कोआट्ल ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया। एज़्टेक शब्द उनकी कहानियों में मौजूद एक पौराणिक जगह एज़्टलान से आया है, लेकिन मेक्सिकन लोग खुद को मेक्सिका कहते थे और यही नाम आगे चलकर मेक्सिको हो गया, जो आज मेक्सिको देश का नाम है। लेकिन सवाल यह है कि एज़्टेक लोग इन खौफनाक प्रथाओं का पालन क्यों करते थे? इन खौफनाक प्रथाओं के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उनके क्रिएशन मिथ यानी दुनिया के बनने की कहानी में जाना होगा। मेक्सिका मान्यताओं के हिसाब से वो जिस दुनिया में रह रहे थे वो 5th सन यानी 5वां युग था। इससे पहले की 4 दुनियाएं तबाही का शिकार होकर खत्म हो चुकी थी। उनका मानना था कि जब इस 5वीं दुनिया को बनाने का वक्त आया तो तेओतिहुआकान नाम की जादुई जगह पर सारे देवता इकट्ठा हुए। इस दुनिया में रोशनी लाने के लिए एक देवता नानाहुआत्जिन, जो बहुत ही पोलाइट और एक कमजोर देवता थे, उन्होंने खुद को एक दहकती हुई आग के कुंड में झोंक दिया और वो तोनातियाहू यानी सूरज बनकर आसमान में उभरे। लेकिन आसमान में जाकर वो सूरज रुक गया। इसलिए सूरज को चलाने के लिए और दुनिया में लाइफ को बनाए रखने के लिए बाकी सभी देवताओं ने भी अपना खून बहाया और खुद की बलि दे दी। यहीं से एज़्टेक फिलॉसफी का सबसे बड़ा नियम पैदा हुआ, जिसे हम ब्लड डेट यानी खून का कर्ज कहते हैं। देवताओं ने इंसान को बनाने और उसे जिंदा रखने के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया था। अब ये मेक्सिकन इंसानों की ड्यूटी थी कि वो देवताओं को टाइम टाइम पर भोजन यानी फूड देते रहे। अब देवताओं का भोजन कोई आम अनाज तो हो नहीं सकता था, बल्कि ये इंसानी खून और धड़कते हुए दिल थे जो इन देवताओं का खाना थे। मेक्सिकन लोगों का मानना था कि अगर इंसान बलि देना बंद कर देंगे तो सूरज आसमान में चलना बंद कर देगा, हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और दुनिया एक पल में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बलिदान सिर्फ दुश्मनों या कैदियों तक लिमिटेड नहीं था। इतिहासकार इंडा क्लेंडरिन अपनी किताब एज़्टेक्स एंड इंटरप्रिटेशन में बताती हैं कि एज़्टेक समाज में ये सिर्फ खौफ का नहीं बल्कि गहरी आस्था का मामला भी था। साम्राज्य के एलीट क्लास, प्रीस्ट और यहाँ तक कि आम लोग भी ऑटो सेक्रीफाइस यानी खुद का खून बहाने की प्रथा में हिस्सा लेते थे। त्योहारों के समय लोग ऑब्सीडियन नाम के बेहद धारदार काले पत्थर के ब्लेड से या स्टिंगरे मछली के कांटों से अपनी जीभ, कान और प्राइवेट पार्ट्स को चीरते थे। फिर उस खून को कागज या पत्तों पर इकट्ठा करके जलाया जाता था ताकि उस खून का धुआं आसमान में बैठे देवताओं तक पहुंच सके। बलि की प्रथा मेक्सिको में कोई रातों रात शुरू नहीं हुई थी। 14वीं सदी तक मेक्सिका लोग सिर्फ बंजारे थे जो वैली ऑफ मेक्सिका में आकर बसे थे।
उन्होंने 1428 में टेक्सकोको और ट्लाकोपान नाम के शहरों के साथ मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया और अपने एम्पायर का विस्तार शुरू किया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1450 के दशक में। 1450 से 1454 तक पूरे सेंट्रल मेक्सिको में एक भयानक सूखा पड़ा। लोग सड़कों पर मरने लगे। तब एज़्टेक पुजारियों ने ऐलान किया कि देवता भूखे हैं और इंसानों के बलिदान की कमी की वजह से वो नाराज होकर ये सूखा लाए हैं। इस क्राइसिस के दौरान ही एज़्टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट त्लाकाएलेल सामने आया। 16वीं सदी के इतिहासकार फर्नांडो डी अल्वा के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि त्लाकाएलेल ने ही मेक्सिको में युद्ध के देवता हुइट्ज़ोपोच्टली का रुतबा सबसे ऊंचा कर दिया और फ्लावर वॉर्स नाम की एक नई और खौफनाक प्रथा को जन्म दिया। फ्लावर वॉर्स एक फिक्स मैच की तरह थे। ये सिर्फ एक मकसद के लिए लड़े जाते थे, जिंदा कैदियों को पकड़ना, ताकि उन्हें मेक्सिको के मंदिर टेम्पलो मेयर में देवताओं की बलि चढ़ाया जा सके। एज़्टेक सेना ने माकू ओहाइटल नाम का एक ऐसा हथियार बनाया जो लकड़ी के क्लब जैसा था। इसके किनारों पर तेज ऑब्सीडियन ब्लेड्स लगे थे। इसका मकसद दुश्मन की हड्डी तोड़ना या उसे इतना घायल करना था कि वो बेहोश हो जाए लेकिन उसकी जान न जाए। ये चाहते थे कि कैदी जिंदा राजधानी पहुंचे। त्लाकाएलेल ने जानबूझकर अपने पड़ोसी राज ट्लाक्सकाला को पूरी तरह से कभी हराया ही नहीं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ट्लाक्सकाला एज़्टेक्स के लिए एक बाजार या एक फार्म की तरह था, जहां से वो जब चाहे तब ताज़े ताज़े कैदी फसल की तरह काट सकते थे। और ये उनकी सेना के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड भी था। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक दबाव का एक तरीका भी था। कैदियों को टेनोचिटलान लाया जाता था। जब त्योहार का दिन आता तो उन्हें 114 सीढ़ियां चढ़ाकर टेम्पलो मेयर के शिखर पर ले जाया जाता था। ऊपर टेक्काटल यानी बलि के पत्थर पर उन्हें लिटाया जाता। 6 पुजारी उस शख्स के हाथ और पैर कसकर पकड़ देते और फिर मेन पुजारी ऑब्सीडियन की छुरी से कैदी की छाती पर एक तेज चीरा लगाता और वो पसलियों के नीचे हाथ डालकर एक झटके में उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लेता। मेक्सिको के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट लियोनार्डो लोपेज लुजान कहते हैं कि यह हत्या से कहीं बढ़कर एक बहुत ही बारीक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन था। हर बलि का तरीका अलग था और ये इस बात पर डिपेंड करता था कि किस देवता को बलि दी जा रही है। अगर बारिश के देवता को यानी तलालक की पूजा हो रही है तो छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। INAH की खुदाई में ऐसे बच्चों के कंकाल मिले हैं जिनकी हड्डियों पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था वो भी कुछ ऐसे ही निशान बताते हैं। एज़्टेक पुजारियों का ये तक मानना था कि बलि से पहले बच्चे जितना रोएंगे उनके आंसू उतने ज़्यादा बहेंगे। तलालक देवता खुश होकर उनकी उतनी ही ज़्यादा बारिश करेंगे। ऐसे ही अगर दूसरी प्रथा देखा जाए, खेती और नई फसल के देवता यानी ज़िपेतोतेक को खुश करने के लिए कैदियों को बलि देने के बाद उनकी पूरी खाल उधेड़ ली जाती थी। फिर कई दिनों तक उन कैदियों की उतारी गई खाल को अपने पूरे शरीर पर पहनकर पुजारी पूरे शहर में घूमते थे। ये सड़ी हुई खाल इस बात का सिंबल थी कि जैसे एक बीज अपनी बाहरी परत को तोड़कर नया पौधा बनता है, वैसे ही ये दुनिया पुरानी खाल उतार कर नया जन्म ले रही है। उनके लिए ये जीवन के रिन्यूअल का सबसे पवित्र और शायद सबसे लॉजिकल तरीका था। लेकिन क्या ये सचमुच लॉजिकल था? इस पूरी कहानी में सबसे अनोखा और सबसे अजीब पहलू था तेक्सपितला यानी गॉड इम्पर्सनेटर का। इसमें कुछ खास त्योहारों के लिए एक नौजवान कैदी को चूज किया जाता। उसे पूरे 1 साल तक देवता का रूप बनाकर रखा जाता। सबसे शानदार कपड़े, बेहतरीन खाना, खूबसूरत महिलाओं की सेवा और सड़क पर लोग उसके सामने सर झुकाते। वो एक राजा की तरह जीता था। लेकिन इस ऐशो आराम के पीछे एक खौफनाक सच्चाई का टाइमर भी चलता था। जैसे ही 1 साल पूरा होता, उस नौजवान को खुद अपने पैरों से चलकर पिरामिड की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। हर सीढ़ी पर वो एक बांसुरी तोड़ता जाता और शिखर पर पहुंचकर खुशी खुशी अपनी छाती प्रीस्ट के चाकू के सामने कर देता। अब ऐसा वो क्यों करता था? एज़्टेक समाज में माना जाता था कि अगर किसी की बलि युद्ध के देवता के लिए दी जाती है तो मरने के बाद उसे सीधे जन्नत मिलती है, जहां वो सूरज का साथी बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कुछ लोग इस बलिदान को अपना सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। वो इसे मौत नहीं बल्कि भगवान में विलीन हो जाना समझते थे। एक ऐसा माइंड वॉश या एक ऐसी गहरी धार्मिक कंडीशनिंग थी जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों सबसे बड़े हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी की। आखिर कितने लोगों की बलि दी गई? 1487 में जब टेम्पलो मेयर का दोबारा उद्घाटन हुआ तो स्पेनिश क्रॉनिकल्स का दावा है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर 80,400 लोगों की बलि दी गई।
अब अगर हम इस आंकड़े को मैथ्स के हिसाब से देखें तो 4 दिन में इतने लोगों को मारने के लिए हर मिनट में 10 से भी ज़्यादा लोगों का दिल निकालना पड़ेगा। ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगती। कई मॉडर्न हिस्टोरिकल्स बताते हैं कि स्पेनिश लोगों ने शायद जानबूझकर इन नंबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया। ये यूरोप के लोगों को यकीन दिलाना चाहते थे कि एज़्टेक लोग शैतान हैं, ताकि स्पेन द्वारा उन पर किए गए कब्जे और उनकी पूरी सभ्यता को मिटा देने का जो अपराध है उसको सही ठहराया जा सके, उसको जस्टिफाई किया जा सके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि स्पेनिश पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। फ्लोरेंटाइन कोडेक्स के एज़्टेक इन्फॉर्मेंट्स का कहना है कि 1487 के उस आयोजन में करीब 4000 कैदियों की बलि दी गई थी। ये नंबर स्पेनिश दावों से बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा जेनोसाइड भी है। 2015 से 2017 के बीच INAH के आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको सिटी के नीचे एक हुए जुम्पांतली यानी एक बहुत बड़ी खोपड़ियों की मीनार खोज निकाली थी। इस टावर में 600 से ज़्यादा खोपड़ियाँ मिल चुकी हैं। हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें दुश्मन योद्धाओं की खोपड़ियाँ ही नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की भी खोपड़ियाँ थी। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इन हड्डियों पर बलि से जुड़े कट के निशान साफ साफ मौजूद हैं। यानी स्पेनिश लोग नंबरों को लेकर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बलि की उस खौफनाक रियलिटी को लेकर वो पूरी तरह से सही थे। लेकिन दोस्तों, एज़्टेक सभ्यता की कहानी सिर्फ ब्रुटैलिटी की कहानी भर नहीं है। जब 1519 में स्पेनिश खोजकर्ता हर्नान कॉर्टेस के सैनिकों ने पहाड़ियों के ऊपर से पहली बार टेनोचिटलान की घाटी में झांका तो उन्हें लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहे हैं। स्पेनिश सैनिक बर्नल डियाज डेल कैस्टिलो ने अपनी डायरी में लिखा था, हमने पानी के बीच से उठते हुए विशाल शहर और इमारतें देखी। हमारी सेना के कुछ सैनिकों ने पूछा कि क्या ये सब कहीं जादू तो नहीं है। इस सिपाही का यह अचंभा भी पूरी तरह से जायज़ था। एज़्टेक एम्पायर की राजधानी यूरोप के किसी भी शहर से कहीं ज़्यादा बड़ी, साफ और खूबसूरत थी। लगभग 2 से 3 लाख की आबादी वाला ये शहर 16वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले मेगा सिटीज़ में से एक था। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा अजूबा इस शहर की नींव और उसकी इंजीनियरिंग दिमाग में ही छिपा था। एज़्टेक लोगों ने इस पूरे शहर को लेक टेक्सकोको नाम की एक खारे पानी की झील के बीचों बीच एक दलदली टापू पर बसाया था। एज़्टेक लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी खेती की टेक्नोलॉजी थी। इसे चिनम्पा कहा जाता था। झील के बीच बनाए गए ये आर्टिफिशियल खेत इतने उपजाऊ थे कि इनमें साल में कई बार फसल उगाई जा सकती थी। इसी वजह से टेनोचिटलान जैसी बड़ी आबादी वाले शहर को भी लगातार फूड सप्लाई मिलती रहती थी। पीने के साफ पानी के लिए उन्होंने चापुल्टपेक के झरनों से शहर तक मीलों लंबे एक्वाडक्ट्स या नहरें बनाई थी। अब अगर इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो टेनोचिटलान के ठीक बगल में tlatelolco का एक बहुत बड़ा बाजार था। ये बाजार इतना बड़ा और सिस्टमैटिक था कि एक दिन में 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। इस बाजार में सोने चांदी से लेकर कीमती पत्थर, जड़ी बूटियाँ, कॉटन और दूर दराज के इलाकों से लाए गए विदेशी पक्षियों के चमकीले पंख बिकते थे। उनका ट्रेड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बार्टर सिस्टम और कोको बीन्स जैसी करेंसी पर चलता था। लेकिन एज़्टेक एम्पायर सिर्फ ईंट या पत्थर की ताकत का प्रदर्शन भी नहीं था, बल्कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी भी थी। उनके पास वक्त और सितारों की चाल को बहुत ही एक्यूरेटली मापने के लिए 2 शानदार कैलेंडर थे। एक 365 दिन का एग्रीकल्चरल कैलेंडर था, दूसरा 260 दिन का सीक्रेट कैलेंडर था, यानी पवित्र कैलेंडर। उनके समाज में दार्शनिकों और इंटेलेक्चुअल्स का एक अलग एलीट वर्ग था जिन्हें तलामा तिनमे कहा जाता था। ये लोग लाइफ, डेथ और ब्रह्मांड के रहस्यों पर कविताएं लिखते थे और बहुत ही डीप लिटरेचर लिखते थे। जिस समाज को अक्सर इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ खून का प्यासा मान लिया जाता है, असल में वो फूलों, बेहतरीन आर्ट और मेटाफिजिकल डिबेट्स का दीवाना हुआ करता था। सोच कर देखिए कि एक ऐसा एम्पायर जो सिर्फ कुछ दशकों पहले तक सेंट्रल मैक्सिको के बाहर से आए घुमंतू बाजारों का एक छोटा सा कबीला था, उसने अपने शानदार एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री पावर और एक बेहद कड़े ट्रिब्यूट सिस्टम के दम पर 400 से ज़्यादा सिटी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था जहाँ पर पैसा, ज्ञान और शक्ति का अथाह भंडार राजधानी में जमा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इतनी एडवांस और खूबसूरत सभ्यता होने के बावजूद इसी शहर के एकदम बीचों बीच एक ऐसा पिरामिड भी खड़ा था जिसकी सीढ़ियों से इंसानी खून की नदियां बहती थीं। इन्हीं परंपराओं ने इनकी पतन की आगे चलकर कहानी भी लिखी। 1519 में स्पेन से हर्नान कॉर्टेस मेक्सिको के तट पर पहुंचे। इनके पास 500 से 600 सैनिक थे, लेकिन इन सैनिकों के दम पर उसने एज़्टेक एम्पायर को हरा दिया। इसकी वजह उस नफरत में छिपी थी जो एज़्टेक लोगों ने सालों से अपने पड़ोसियों के दिलों में बोई थी।
वो ट्लाक्सकाला, जिसे एज़्टेक एक कैदियों के फार्म की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कोर्टेस के रूप में एक मसीहा को देखा। ट्लाक्सकाला और दूसरे सताए हुए राज्यों ने स्पेनिश सेना को अपना पूरा सपोर्ट दिया। जब 1521 में टेनोचिटलान की आखिरी घेराबंदी हुई तो हर्नान कोर्टेस के साथ सिर्फ स्पेनिश सैनिक ही नहीं थे, बल्कि उसके साथ दसियों हजार लोकल सपोर्टर्स भी थे। इन सहयोगियों ने ट्लाक्सकाला जैसे राज्य शामिल थे जो पहले से एज़्टेक साम्राज्य के खिलाफ थे। बर्नल डियाज डेल कैस्टिलो अपनी डायरी में लिखता है कि जब स्पेनिश सेना कॉजवे पर लड़ते हुए पीछे हटने को मजबूर हुई तो रात के अंधेरे में टेम्पलो मेयर के ऊपर आग जलाई गई। नीचे से डियाज और उसके साथियों ने देखा कि उनके पकड़े गए स्पेनिश दोस्तों को सीढ़ियों पर घसीट कर ले जाया जा रहा था। एज़्टेक ड्रमों की कान फोड़ देने वाली आवाज़ के बीच स्पेनिश सैनिकों की छाती चीर कर उनके दिल निकाले गए और उनके कटे हुए सिरों को नीचे फेंक दिया गया। एक ऐसा सीन था जिसने स्पेनिश और ट्लाक्सकालन सेना को और ज़्यादा खूंखार कर दिया। उन्होंने पूरे शहर को तबाह करने की कसम खा ली। हालांकि दोस्तों, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एज़्टेक एम्पायर का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। स्पेनिश हथियारों की बढ़त तो थी ही, इसके साथ ही चेचक जैसी बीमारियां यहाँ पर फैल गई। लोकल राज्यों का विरोध लगातार हो रहा था और इन सभी ने मिलकर इस एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। एज़्टेक नीतियों ने ज़रूर विरोध को जन्म दिया, लेकिन उसी विरोध को स्पेनिश लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और अपनी जीत को आसान बना लिया। इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि एज़्टेक अपनी क्रूरता की वजह से खुद ही खत्म हो गए, वो पूरी तरह से सही नहीं है। असल में उनकी पॉलिसीज़ ने आसपास के राज्यों में असंतोष पैदा किया और इसी असंतोष को स्पेनिश लोगों ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 13 अगस्त 1521 को वो शहर जो कभी झीलों का गहना होता था, लाशों और मलबों के ढेर में बदल गया। स्पेनिश लोगों ने एज़्टेक मंदिरों को तोड़ डाला और उन्हीं पत्थरों में उसी जगह पर चर्च और अपनी इमारतें खड़ी कर ली। एज़्टेक देवताओं को खून मिलना बंद हो गया, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। सूरज अगले दिन भी आसमान में निकला। ये शायद एज़्टेक पुजारियों के लिए सबसे बड़ा सदमा रहा होगा कि उनके बिना, उनकी बलि के बिना भी ब्रह्मांड अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उनका एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी एज़्टेक एम्पायर की पूरी कहानी। एक एम्पायर जो देखने में बहुत ही प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन उसकी प्रथाएं इतनी रिग्रेसिव थी कि स्पेनिश लोगों के भी दिल धड़क गए। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।